हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन जरूर पसंद आएंगे। पूरी वीडियो अवश्य देखें और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम एलटी, टीजीटी, पीजीटी, यूजी नेट आदि सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान का अंग नहीं है? निर्वाचन आयोग, ठीक है, ये संविधान का अंग है। वित्त आयोग संविधान का अंग है। अंतर्राज्यीय परिषद ये भी है संविधान का अंग, लेकिन योजना आयोग जो है संविधान का अंग नहीं है। देखिए, भारत में संघीय मंत्रिमंडल के आदेश से 1950 में, ठीक है, 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी योजना आयोग की। और निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद का संविधान के अनुच्छेद देखिए, निर्वाचन आयोग 324, ठीक है, उसके बाद 324 अनुच्छेद के अंतर्गत, और वित्त आयोग 280 अनुच्छेद के अंतर्गत, अंतर्राज्यीय परिषद जो है 263 में इसका प्रावधान है। ठीक है, 263 में इसका प्रावधान है, लेकिन योजना आयोग जो है वो संविधान का अंग नहीं है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। ठीक है, अब योजना आयोग का नाम बदल कर देखिए, उसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है, जो कि 1 जनवरी 2015 से, ठीक है, इसका नाम बदल के योजना आयोग का ही नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, मोदी जी ने किया था नीति आयोग, और ये 1 जनवरी, ठीक है, 2015 2015 में नीति आयोग कर दिया गया इसका नाम योजना आयोग का बदल के। देखिए, नीति आयोग जैसा कि ये एक नीति आयोग भारत सरकार द्वारा एक नया संस्थान मान सकते हैं जिसे योजना आयोग के स्थान पर जैसा कि बनाया गया है, और 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में मंत्रिमंडल प्रस्ताव जारी किया गया था। और एक तरीके से देखिए, इसमें जो कार्य हैं, मतलब कि गति के साथ जो कार्य केंद्र के रूप में जो अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है, उसे गति के साथ कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और सरकार के जो रणनीतिक नीति है उसको दृष्टि प्रदान करने के लिए निपटने में ये सक्षम होता है। ठीक है, और इसके काफी सारे उद्देश्य और चीजें होती हैं नीति आयोग की। तो चलिए नेक्स्ट है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर, कौन करता है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, संसद की लोक लेखा समिति और लोकसभा के तथा राष्ट्र 15, ठीक है, लोक लेखा समिति में 15 और लोकसभा के तथा राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के कितने होते हैं? इसके 15, और जो है राज्यसभा के, लोकसभा के तथा राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 होते हैं। और परंपरा के अनुसार विपक्ष का कोई नेता इस समिति का सभापति होता है। हमेशा परंपरा के अनुसार इसका जो नेता होता है ना, वो हमेशा विपक्ष का होता है। ठीक है, ये शुरू से ही चला आ रहा है। तो इसका नेता जो होता है वो विपक्ष की पार्टी जो होती है उसका होता है। ठीक है, तो विपक्ष का नेता होता है, इस समिति का सभापति होता है। ठीक है, सभापति, विपक्ष का नेता जो होता है वो क्या होता है? वो सभापति होता है। ठीक है, और स्पीकर इस समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है, और यदि उपाध्यक्ष इस समिति का सदस्य है तो उसे ही सभापति मनोनीत किया जाता है। यदि उपाध्यक्ष जो है अगर इस समिति का वो सदस्य है, उपाध्यक्ष, तो उसे ही इसका जो है मनोनीत सभापति किया जाता है। ठीक है, तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष का नाम लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर तय करता है। ठीक है, और विपक्ष का नेता होता है जो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचा, मूल संरचना या मूल का अंग नहीं है? विधि का शासन, पंथ निरपेक्षता, गणतंत्र सरकार, संसदात्मक सरकार। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, संसदात्मक सरकार। विभिन्न न्यायाधीशों के लिए दिए गए निर्णयों में सभी जो उपयुक्त तत्व हैं उनको शामिल किया गया है, किंतु गणतंत्रात्मक प्रणाली जो है, ठीक है, गणतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक प्रणाली का तात्पर्य शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप से है, और संविधान संशोधन करके इसे राजतंत्र या कुलीन तंत्र में परिवर्तित नहीं किया जा सकता,
और संस्थात्मक जो शासन है, ठीक है, संस्थात्मक शासन प्रणाली का एक प्रकार है जिसमें परिवर्तन संभव है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी है? रूसो, लॉक, ग्रीन, मिल। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मिल। मिल ने सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का इसलिए विरोध किया है, ठीक है, वयस्क मताधिकार का इसने क्या किया है? विरोध किया है, ठीक है। तो मैं वयस्क मताधिकार का इसने विरोध इसलिए किया है क्योंकि प्रजातंत्र को संख्या पर नहीं, जो प्रजातंत्र है, ठीक है, उसको संख्या पर नहीं, यानी कितनी संख्या उस पर नहीं, बल्कि गुण पर आधारित करना चाहते हैं, यानी उनके गुण क्या है उस पर आधारित वो करना चाहता है, ठीक है, मिल। और इसलिए उसने एकल मत के स्थान पर बहुल मताधिकार का समर्थन किया है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एकल मत के स्थान पर उसने किसका समर्थन किया है? बहुल मत का, ठीक है, बहुल मत का उसने समर्थन किया है, ठीक है। पहला पॉइंट कि मिल ने सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का इसलिए विरोध किया क्योंकि वह प्रजातंत्र की संख्या पर नहीं बल्कि गुण पर आधारित उसे करना चाहता है। दूसरी बात कि इसलिए उसने एकल मत के स्थान पर, इसी वजह से जो है स्थान पर बहुल मताधिकार का उसने समर्थन किया है, ठीक है, राइट ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन है, यह वह किसका विचार है कि प्रत्येक वैधानिक सरकार प्रजातांत्रिक होती है? प्लेटो, रूसो, मार्क्स, लास्की। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जॉन जॉक रूसो। तो रूसो ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता के विचार को राज्य की वैधता का आधार बनाया और लोकतंत्र की भावना को इसने क्या किया है? बढ़ावा दिया है, ठीक है, लोकतंत्र की भावना को बढ़ाया है किसने? रूसो ने। और लोकप्रिय प्रभुसत्ता के विचार को राज्य की वैधता का इसने आधार बनाकर लोकतंत्र की भावना को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत प्रतिष्ठित किया है? स्वहित में, सामाजिक हित में, उपयोगिता के आधार पर या नैतिकता के आधार पर? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, नैतिकता के आधार पर। देखिए उपयोगिता जो में उपयोगितावाद में मिल की नैतिकतावाद की अवधारणा में बेंथन की विचारधारा जो है, ठीक है, उपयोगितावाद में मिल की नैतिकतावाद की अवधारणा में बेंथन की विचारधारा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, ठीक है। और मिल ने राज्य को नैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक नैतिक संस्थान घोषित किया। इसने राज्य को नैतिक, ठीक है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक नैतिक, इसने क्या कहा है? संस्थान, ठीक है, संस्थान इसने घोषित किया। और राज्य का उद्देश्य उपयोगिता नहीं वरन व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास करना है। यानी राज्य का जो उद्देश्य है वो ये कहता है उपयोगिता नहीं, ठीक है, बल्कि उपयोगिता नहीं बल्कि क्या है? व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास करना, ठीक है, यानी व्यक्ति में जो नैतिक गुण है उनका क्या करना है? उनका विकास करना, ठीक है। फिर से देख एक बार सुन लीजिए कि उपयोगितावाद में मिल की नैतिकतावाद की अवधारणा में बेंथम की विचारधारा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और मिल ने राज्य को नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक नैतिक संस्थान घोषित किया है और राज्य का उद्देश्य उपयोगिता नहीं वरन व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास करना। और इस प्रकार मिल उपयोगितावाद की रक्षा इसमें पूर्ण परिवर्तन लाकर ही वह कर सका है, ठीक है, नैतिकता के आधार पर अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। जेरेमी बेंथम की पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, ठीक है, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया क्योंकि इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा सा नाम में हल्का सा परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश का जरूर देखा करिए इसमें नाम जो है, ठीक है। तो देखिए एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, तो ये प्रकाशित कब हुई है? पुस्तक जेरेमी बेंथम की, और यहाँ पे 1789 आ जाएगा, ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1789, ठीक है। 1789 में ये जो है बेंथम ने अपनी विख्यात कृति है ये एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, तो अंतर्गत प्राचीन यूनानी विचारक एपिक्यूरस, ठीक है, प्राचीन यूनानी विचारक थिंकर्स, ठीक है, तो यूनानी विचारक जो है ये है एपिक्यूरस, ठीक है, एपिक्यूरस,
तो एपिक्यूरस के इस विचार को नए संदर्भ में दोहराया कि मनुष्य को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वह अपने सुखों को बढ़ा सके और दुख से बच सके। यानी व्यक्ति को ऐसे काम करना चाहिए कि वह अपने जो सुख है उसको, ठीक है, क्योंकि काम करने से ही सुख बढ़ा सकते हैं। अगर सोचने रहेंगे, बैठे रहेंगे और दुखी रहेंगे तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अपने सुखों को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उसे ऐसे कार्य करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे उसके सुखों को बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये है इसकी कृति। और राइट ऑप्शन जैसा कि सी, 1789 में। 8 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। उपागम और विशेषताएं हैं। व्यवहार परक कृषक पारगमन औद्योगिकरण नौकरशाही समाज की उप प्रणाली के रूप में प्रशासनिक प्रणाली। सी है पारिस्थितिकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में मानव व्यवहार का विश्लेषण। डी है सामान्य प्रणालियां कानूनी तर्कयुक्त सत्ता। ठीक है, उपागम और विशेषता। व्यवहार परक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में मानव व्यवहार का विश्लेषण। ठीक है, और ये हो जाएगा ए का 3। ठीक है, व्यवहार परक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में मानव व्यवहार का विश्लेषण। बी है नौकरशाही कानूनी तर्कयुक्त सत्ता। ठीक है, 4 हो जाएगा। पारिस्थितिकीय कृषक पारगमन औद्योगिकरण फर्स्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलान करेंगे हम, क्या हो जाएगा, ए का, ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन है सरकार के, ठीक है, सरकार के तात्विक कार्यों के साथ निम्नलिखित में से कौन सा सरोकार रखता है। स्टाफ एजेंसी, लाइन एजेंसी, सहायक एजेंसी, स्टाफ तथा सहायक एजेंसी। 9 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइन एजेंसी। देखिए, सूत्र अभिकरण वह अभिकरण है जो विभाग के प्राथमिक कार्य को संपन्न करता है और इसे निर्णय लेने और आदेश जारी करने का अधिकार, ठीक है, प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन लाइन एजेंसी। 10 क्वेश्चन है, संगठन के 4 विभिन्न आधारों को निम्नलिखित में से किसने 4Ps का नाम दिया, 4P का नाम दिया। लूथर गुलिक, एल.डी. वाइट, हेनरी फेउल, हर्बर्ट साइमन। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, लूथर गुलिक ने। संगठन के 4 विभिन्न आधारों को लूथर गुलिक ने, ठीक है, 4P का नाम दिया। और 4 मुख्य आधार हैं। पहला क्या है, पहला है कार्य अथवा उद्देश्य, कार्य अथवा उद्देश्य, ठीक है, कार्य अथवा उद्देश्य। दूसरा क्या है, प्रक्रिया, ठीक है। तीसरा क्या है, व्यक्ति, ठीक है। चौथा क्या है, क्षेत्र या प्रदेश, ठीक है, क्षेत्र या प्रदेश। ठीक, तो कार्य अथवा उद्देश्य पहला, दूसरा प्रक्रिया, तीसरा व्यक्ति और चौथा है क्षेत्र या प्रदेश। से किसने, लूथर ने। तो लूथर गुलिक ने 4P का नाम दिया है। 4 मुख्य आधार हैं, जैसा कार्य अथवा उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और क्षेत्र या प्रदेश। राइट ऑप्शन ए, लूथर गुलिक। 11 क्वेश्चन है, मुख्य कार्यालय में सत्ता का क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यायोजन का मुख्य कारण है। स्थानीय स्तर पर निर्णय प्रक्रिया को सुगम बनाना, क्षेत्रीय अधिकारियों में से कौशल उत्पन्न करना, क्षेत्रीय कार्यालय का नियंत्रण कर। डी है मुख्य कार्यालय में भीड़ कम करना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मुख्य कार्यालय में भीड़ कम करना। ठीक है, एक अधिकरण को अपनी शक्ति का किस मात्रा तक केंद्रीकरण करना है, ठीक है, केंद्रीकरण करना चाहिए उसे, तथा किस मात्रा तक, ठीक है। केंद्रीकरण, यह बात कई तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे उत्तरदायित्व, ठीक है, का तत्व हो गया, उत्तरदायित्व का तत्व हो गया, प्रशासनिक तत्व हो गया और ब्राह्य तत्व हो गया। ठीक है, प्रशासनिक तत्व और ब्राह्य तत्व। ठीक है, तो जैसा कि एक अधिकरण को अपनी शक्ति का किस मात्रा तक केंद्रीकरण करना चाहिए, तो तथा किस मात्रा तक उसका विकेंद्रीकरण करना चाहिए, यह इस तत्व, कई तत्वों पर निर्भर करता है। उत्तरदायित्व का तत्व हो गया, प्रशासनिक तत्व हो गया, कार्यात्मक तत्व हो गया और ब्राह्य तत्व हो गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन मुख्य कार्यालय में भीड़ कम
करना मुख्य कारण है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारतीय पुलिस सेवा के लिए कैडर। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा के लिए कैडर नियंत्रण करने वाली सत्ता निम्नलिखित में से कौन सी है? कार्मिक लोक शिकायतें पेंशन मंत्रालय, गृह कार्यकलाप कार्यालय मंत्रालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, एवं मंत्रिमंडल सचिव। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गृह कार्यालय मंत्रालय। भारतीय पुलिस सेवा के लिए, ठीक है, कैडर नियंत्रण करने वाली सत्ता गृह मंत्रालय कार्यालय है। ठीक है, मंत्रालय कार्य गृह जो है ये कार्यकलाप मंत्रालय है। ठीक है, राइट ऑप्शन बी। 13 क्वेश्चन है, लोक सेवा के लिए निवास स्थान योग्यता सर्वप्रथम किसने निर्धारित की थी? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, भारत, फ्रांस। राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में औपचारिक शिक्षा को लोक सेवा के लिए अनिवार्य नहीं रखा जाता है। ठीक है, जो औपचारिक शिक्षा होती है, एजुकेशन, तो औपचारिक शिक्षा को लोक सेवा के लिए अनिवार्य जो है नहीं रखा जाता, इसलिए वहां लोक सेवा में अनुभव का बहुत महत्व होता है। किसका महत्व होता है लोक सेवा में? अनुभव का। ठीक है, एक्सपीरियंस, अनुभव, और इसलिए वहां जो है अनुभव का महत्व होता है। और लोक सेवा में बाहर रहकर जो व्यवहारिक अनुभव होता है, ठीक है, उसके आधार पर ही भर्ती की जाती है। ठीक है, उसी के आधार पर। राइट ऑप्शन अमेरिका। पदोन्नति का सामान्य तौर पर अर्थ है पद में बदलाव, कर्तव्य में बदलाव, पदवी में बदलाव या वेतन में बदलाव। जैसे पदोन्नति, प्रमोशन। ठीक है, तो प्रमोशन के लिए आवश्यक क्या है? पद में भी बदलाव होता है, कर्तव्य भी बदल जाते हैं जब पद बदलेगा। ठीक है, ओहदा बदलेगा तो कर्तव्य भी तो बदलेंगे। फिर जो पदवी होती है, जैसे एक तरीके से बी ग्रेड, सी ग्रेड, ए ग्रेड, तो ये भी तो बदल जाएगा। ये बदलेगा तो ये सब चीजें बदलती हैं। वेतन में भी बदलाव हो जाता है, वेतन भी उसी हिसाब से थोड़ा सा बढ़ जाता है जो होगा। तो देखिए, पदोन्नति के लिए आवश्यक है कि पहले की अपेक्षा उसे अधिक दायित्व दिया जाए, पहले के वेतनमान से अधिक वेतनमान दिया जाए। और पदोन्नति से भी तात्पर्य कि निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी के पद पर उन्नत होना, क्योंकि वो नीचे तो नहीं जाएगा ना, वो ऊपर ही तो जाएगा, उन्नति होगी तो। और उसके साथ ही साथ कर्तव्यों उत्तरदायित्व में भी परिवर्तन होना, और कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्व में परिवर्तन होता पदोन्नति प्रक्रिया का एक अनिवार्य लक्षण है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सभी। 15 और लास्ट क्वेश्चन, बजट के एक शीर्षक से धन को उसी विभाग के दूसरे शीर्षक जहां धन संचय करने की जरूरत है में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थानांतरण, पुनः आवंटन, पुनः विनियोजन या क्षेत्रीय आवंटन। 15 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन सी, पुनः विनियोजन। देखिए, बजट के एक शीर्षक से धन को उसी विभाग में दूसरे शीर्षक, ठीक है, जहां धन व्यय करने की जरूरत होती है, ठीक है, में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को पुनः विनियोजन कहा जाता है। ठीक है, धन संचय नहीं, यहाँ पे व्यय होगा। ठीक है, यहाँ पे व्यय होना चाहिए, धन संचय करने की जरूरत है। बजट के शीर्षक से धन को उसी विभाग के दूसरे शीर्षक जहां धन व्यय करने की जरूरत है में स्थानांतरित प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है पुनः विनियोजन। ठीक है, तो इसको पुनः विनियोजन कहा जाता है, जहां धन व्यय करने की जरूरत है में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को। और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा अगर पसंद आई हो वीडियो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।